बच्चों, आज हम व्यंजन संधि को जानेंगे। व्यंजन संधि व्यंजन और व्यंजन के मिलने से बनती है। व्यंजन और स्वर के मिलने से बनती है। स्वर और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि बनेगी। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद करने पर होगा जगत धन ईश। भगवत गीता, इसका संधि विच्छेद होगा भगवत धन गीता। उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत धन आचारण। संतोष। संतोष का संधि विच्छेद होगा सम धन तोष। इन सभी उदाहरणों से आपने देखा कि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है वह व्यंजनों को प्रभावित कर रहा है। जैसे त को द, त को च, त को द और म को अनुस्वार अतः। अतः इसकी परिभाषा होगी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है। व्यंजन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका हल चिन्ह होता है। जिस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा है वह शुद्ध व्यंजन होता है। व्यंजन संधि के नियम। बच्चों, प्रथम नियम है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे क के स्थान पर ग। उदाहरण है दिगंबर। दिगंबर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह होगा दिक धन अंबर। अर्थात यहाँ पर दिक में क और उसके साथ अ जब दोनों मिल जाएंगे तो वह जो क है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से वागीश। वागीश का संधि विच्छेद करने पर होगा वाक धन ईश। क वर्ग जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? क के साथ यदि ई मिलेगा तो क उसके तृतीय वर्ण ग में परिवर्तित होगा, लेकिन इसमें ई की मात्रा है इसलिए बन जाएगा गी। इसी प्रकार से वागदान। वागदान का संधि विच्छेद करने पर होगा वाक धन दान। यहाँ पर भी क है तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में। तो ये इसका तीसरा वर्ण है क का। क, ख और ग। षट धन आनन, ये षडानन का होगा। तो इसमें भी ट जो है, ट का तीसरा वर्ण होता है ट, ठ, ड। तो यहाँ पर हो जाएगा षटानन नहीं होगा, वो षडानन। ये जो ट है ये ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर स्वयं के ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। बच्चों, दूसरा नियम है त वर्ग से संबंधित। यदि त व्यंजन के पश्चात च या छ आए तो वह च हो जाता है। जैसे उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद होने पर वह होगा उत धन चारण। बच्चों, यहाँ पर त के बाद में छ आया है तो त और च मिलकर च बन जाएंगे, तो यहाँ पर उच्चारण हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि जगत धन छाया तो यहाँ पर त और छ मिलेगा तो भी च ही होगा, तो यहाँ होगा जगत छाया। उसी प्रकार से त के बाद यदि ज या झ आए तो ज हो जाता है। जैसे विपच जाल, तो इसका संधि विच्छेद होगा विपत धन जाल। तो यहाँ पे त के बाद ज आने पर विप ज जाल, अर्थात आधा ज फिर पूरा ज,
फिर ल, तो यहाँ होगा विपद जाल। इसी प्रकार से श होने त के बाद श आने पर यह होगा चच्छ, जैसे उच्छ्वास। तो इसको यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह बनेगा उत्त धन श्वास। तो यहाँ पे त के बाद श आया और त और श मिलने पर हो गया चच्छ, तो यह हो गया उच्छ्वास। इसी प्रकार से ह त के बाद ह होने पर होगा दद्ध। तो इसको भी हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पद्धति, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा पत धन हति। तो यहाँ पे त और ह मिलने पर होगा दद्ध, तो होगा पद्धति। इसी प्रकार से यदि त के बाद ल आता है तो वह ल ही रहता है। तीसरा नियम है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त और प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण अर्थात नासिक्य वर्ण जिसकी ध्वनि नाक से हो उस वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे वाग्मय, वाग्मय में वाक धनमय होगा। अब यहाँ पे आप क देख रहे हो, क का पांचवा वर्ण क्या होगा? क, ख, ग, घ, ण। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का संधि करेंगे तो वह बन जाएगा वाग्मय। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ में हम जगन्नाथ का जब संधि विच्छेद करते हैं तो होगा जगत धननाथ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे त के नीचे हल लगा हुआ है, हल चिन्ह अर्थात हलंत लगा हुआ है। तो त का पांचवा वर्ण होगा त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पर एक न तो पूरा है, लेकिन त जो है वो आधा होने के कारण जो न है वो भी आधा होगा। तो जब इन दोनों को मिला के संधि करेंगे तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। इसी तरह से हम इसमें षड मास को देखेंगे। तो यहाँ पे षड मास का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होगा षट धनमास। अब आप देख रहे हो ट के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ट का पांचवा वर्ण होगा ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये जो ण है ये आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा षड मास। इसका चौथा नियम है छ संबंधी नियम। बच्चों, छ संबंधी नियम के अंतर्गत यदि किसी भी स्वर के बाद छ वर्ण हो, किसी भी स्वर के बाद यदि छ वर्ण हो तो उससे पूर्व, छ वर्ण से पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे विच्छेद। बच्चों, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह वि धन छेद होगा। तो अब आप देख रहे हो छेद यहाँ पे छ है, तो छ के पहले हमने बोला था कि छ के पहले च लग जाता है, तो ये हो जाएगा विच्छेद। इसी तरह से अनुच्छेद। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद करने पर अनुधन छेद होगा, लेकिन छ वर्ण होने के कारण यह इसके आगे च लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। इसी तरह से स्वच्छंद का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्वधन छंद होगा, लेकिन छ वर्ण होने के कारण इसके पूर्व च लगेगा, तो यह हो जाएगा स्वच्छंद। इस तरह से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। बच्चों, अगला नियम है म संबंधी नियम। यदि म के पश्चात अर्थात बाद में किसी भी वर्ग का व्यंजन अर्थात क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन, क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन मतलब क, ख, ग, घ, अंगः, च, छ, ज, झ, अणः, ट, ठ, ड, ढ, ण्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
तो इनमें से कोई भी व्यंजन यदि आए तो अनुस्वार के रूप में उसी वर्ग का नासिक्य अर्थात जिसकी ध्वनि नाक से निकले वह वर्ण बन जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि क से लेकर म तक का ही व्यंजन आना चाहिए। इसमें य, र, ल, व, श, स, स, ह नहीं होना चाहिए। तथा इसमें एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करते समय जो पूर्व पद है उसमें जो उपसर्ग पूर्व पद अर्थात जो उपसर्ग है वह सम ही रहेगा। जैसे अहंकार, अहंकार में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अहम धनकार बनेगा। इसी तरह से संभव का संधि विच्छेद सम धन भव बनेगा। संकल्प का संधि विच्छेद सम धन कल्प बनेगा। संबंध का संधि विच्छेद सम धन बंध बनेगा। इन सब में आपने देखा कि क से लेकर म तक के ही व्यंजन शामिल है। अगला नियम है कि यदि त या द के बाद ह आ जाता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उद्धार, उद्धार का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत धनहार होता है, तो जो त है वह बन जाता है द और ह बन जाता है ध, तो इस तरह से हो जाता है उद्धार। इसी तरह से पद्धति, पद्धति का संधि विच्छेद करने पर पद धनहति, तो जो द है वह बन जाएगा ह और जो ह है वह बन जाएगा ध, तो इस तरह से बन जाएगा पद्धति। इसी प्रकार से अगला नियम है कि जो यौगिक शब्दों के पहले, यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में, यौगिक शब्दों के पहला जो शब्द है उसके अंत में यदि न हो तो संधि करने पर वह लुप्त हो जाता है अर्थात वह दिखाई नहीं देता है। जैसे राजाज्ञा, तो यहाँ पर ज्ञा शब्द जो है वह यौगिक शब्द है क्योंकि यह दो वर्णों के योग से बना है, ज और न दोनों मिले तो ज्ञ बना। इसी तरह से और भी यौगिक शब्द होते हैं त्र, त और र के मिलने पर, है ना। इस तरह से 4 यौगिक शब्द हैं जो आपने पहले पढ़े ही हैं। तो मैंने आपको समझाया कि यदि यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में न हो तो संधि से वह लुप्त हो जाता है, अर्थात राजाज्ञा में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा राजन धनाज्ञा। अब आपने क्या देखा कि पहले शब्द के अंतिम अंत में न था अर्थात राजन में न था, लेकिन जब हमने उसका संधि करा तो न गायब हो गया, तो केवल राजाज्ञा हो गया। विसर्ग संधि, निह धन फल निष्फल, नमः धनते नमस्ते, पुरः धनकार पुरस्कार, दुह धन उपयोग दुरुपयोग। उपर्युक्त उदाहरणों को बच्चों यदि हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि 2 शब्दों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसमें स्वर और व्यंजन से हटकर विसर्ग पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे निहि, पुरः, दुह के विसर्ग का क्रमशः श, स, र हो गया है। अतः इसकी परिभाषा होगी विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों, हमें विसर्ग संधि के नियमों को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम विसर्ग संधि को समझ सकते हैं। आए हम विसर्ग संधि के नियमों को पढ़ते हैं। पहला नियम, विसर्ग के स्थान पर र। यदि विसर्ग के पहले अ, आ
के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, या विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे दुरुपयोग, दुरुपयोग का संधि विच्छेद करने पर होगा दुहु धन उपयोग। बच्चों, यहाँ पर विसर्ग के बाद उ आया है, अर्थात विसर्ग र में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा दुरुपयोग। इसी तरह से निर्भय, निर्भय का संधि विच्छेद करने पर होगा निह धन भय। यहाँ पर विसर्ग के बाद भ आया है। भ प वर्ग का चौथा वर्ण है, अतः विसर्ग र में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा निर्भय। इसी प्रकार से निर्बल, निर्जन, निराश, निर्बल, इन सभी उदाहरणों में विसर्ग र में बदल जाता है। बच्चों, दूसरा नियम है विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो, या कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व और ह हो, तो विसर्ग जो है वह ओ में बदल जाता है। जैसे मनोबल, मनः धन बल। अब आप देख रहे हो कि विसर्ग के बाद में ब आया है, जो कि प वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार से तपोवन, तपोवन में जो विसर्ग है उसके बाद व आया है। आपको बताया मैंने कि य, र, ल, व, ह, इसमें से यदि कोई आएगा तो भी वह विसर्ग ओ में बदल जाएगा। इसी प्रकार से मनोहर, मनोहर में भी विसर्ग के बाद ह आया है, इसलिए विसर्ग ओ में बदल जाएगा। इसी तरह से तपोधन, तपोधन का होगा तपह धन धन, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद ध आया है, तो ध भी त वर्ग का त, थ, द, ध चौथा वर्ण है, तो इस प्रकार से विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ये आपको याद रखना। बच्चों, तीसरा नियम ये है कि यदि विसर्ग के बाद यदि च और छ हो तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाता है। अगर ट और ठ हो तो विसर्ग श में, त और थ हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे निश्चल, तो यहाँ संधि विच्छेद करने पर होगा निहि धन चल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो च है, इसलिए श में बदल गया है। दुष्चरित्र, इसका संधि विच्छेद होगा दुहु धन चरित्र। आप देख रहे हो विसर्ग के बाद च आया है, इसलिए यह श में बदल जाएगा। नमस्ते, नमः धनते, यहाँ पे आप देख रहे हो त आया है, तो त आने पर यह स में बदल जाएगा। इसी तरह से निश्चल, निहि धन छल, तो यहाँ पर छ आने पर यह श में बदल जाएगा। चौथा नियम है यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क, ख और प, फ हो तो विसर्ग जो है वो श हो जाता है। जैसे निहि धन पाप निष्पाप, निहि धन कपट निष्कपट, निहि धन फल निष्फल, निहि धन काम निष्काम। बच्चों, संधि संस्कृत से आई है। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं। संस्कृत से भी अनेक शब्दों का प्रयोग हम प्रतिदिन अपनी भाषा में करते हैं, जैसे सुरेंद्र, विद्यार्थी, छात्रावास, हिमालय, यद्यपि, तथापि आदि। इनके नियमों को हमने जाना। हिंदी में संधि दिखाई नहीं देती है। उच्चारण में शीघ्रता और शब्दों के छोटे या लंबे हो जाने के कारण संधियाँ हो जाती है। इसी आधार पर कुछ नियम बनाने के प्रयास किए गए हैं। यह अपवाद भी हो सकते हैं।